वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बुशरा आज आपके लिए लाई हूँ कुछ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ API की, विच इज़ एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नाउ व्हाट इज़ API एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ UGC नेट एस्पिरेंट, विच वी विल गेट टू नो थ्रू दिस सेशन। सो API, जिसे हम एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, ये कहीं ना कहीं एक UGC नेट एस्पिरेंट की या एक लेक्चरर या एक प्रोफेसर की करियर ग्राफ को डिफाइन करता है। तो बेसिकली इसमें है क्या और क्या कुछ हम इससे जान सकते हैं, आज हम समझते हैं। तो मेरे सामने मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, और मुझे लगता है इससे अच्छा रेफरेंस हमारे लिए हो नहीं सकता। तो API जो है एक किस्म का प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक एवेलुएशन प्रोसेस हम कह सकते हैं, जिसमें एक कैंडिडेट की, एक लेक्चरर की या एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सिस्टमैटिक वे में एवेलुएशन होती है, जहाँ पे उसका होलिस्टिक अप्रोच कंसीडर किया जाता है। क्या उसका कंट्रीब्यूशन एकेडमिक्स में रहा है, क्या वो रिसर्च में किस तरह का उसने रिसर्च में अपना योगदान दिया है, या किस प्रकार से उसने एवेलुएटिव प्रोसेस में, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम्स में उसका रोल रहा है, जहाँ पर उसने स्टूडेंट्स को जो है एवेलुएट किया है। सो बेसिकली इसमें अनबायस्ड होके इम्पार्शियल वे में किस तरीके से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और एक वेटेज के साथ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए एक एस्पिरेंट को किस तरह से एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहिए, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने डिफ़ाइन किया है। तो मेरे लिए सबसे अच्छा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर मैं फॉलो करूं, या हम कह सकते हैं जिसे हम अपना स्केल बनाकर API को जानने की कोशिश करें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छा और कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। तो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ API इज़ considered or how API is calculated for a UGC net aspirant in particular and an assistant professor in general, हम जानते हैं। तो मैं स्क्रीन पर आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एक मेमोरेंडम जारी किया है, और ये मेमोरेंडम आपको गूगल पर अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। और इस जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए जानना, वो यहाँ से है। सो बेसिकली दो किस्म की हायरिंग्स होती हैं। डिपार्टमेंट में हायरिंग होती है जो यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, या अफिलिएटेड कॉलेजेस में होती है जो यूनिवर्सिटी से अफिलिएट करते हैं, जो यूनिवर्सिटी की हम कह सकते हैं कि जुरिसडिक्शन में आते हैं। सो यहाँ पर जो स्कोर या जो पैरामीटर फॉलो हो रहा है वो डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट के लिए है। सो व्हाट इफ़ यू क्लियर योर UGC नेट एग्जाम एंड यू आर थिंकिंग दैट नाउ यू आर एलिजिबल टू वर्क एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, विच इज़ of course true, but that is not only required। मतलब UGC नेट आपको एक क्वालिफाइंग पोजीशन देता है, ना कि आपको ये does not give you that justification that you can now become the professor or assistant professor right away, because इसमें और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो ऐड होते हैं। और जिस समय में हम जी रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है और वैकेंसीज हमारे यहाँ कम, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इस कंपटीशन में अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए ये स्कोर्स चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर अस। सो बेसिकली एक एस्पिरेंट से जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, वो एक उसकी मास्टर्स होती है और उसका नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। लेकिन और क्या क्या पैरामीटर्स हैं हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन जो है ये एक क्राइटेरिया है, जिसमें अगर आपके परसेंटेज 80 एंड अबव हैं तो यहाँ से आपको स्कोर मिलते हैं 15। सो बेसिकली काउंटिंग जो होती है वो 100 से होती है, यानी 100 में से आप कितना स्कोर करते हैं उसके बेसिस पर आपकी एलिजिबिलिटी या आपका API स्कोर डिसाइड करता है कि यू आर वन ऑफ दोज कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स in the shortlisted process or shortlisting process of the university or the department of that university. All right, so suppose you are one of those candidates जिसने अप्लाई किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल के लिए। तो आप अपने आप को कैलकुलेट करेंगे इन पैरामीटर के साथ। तो आपको देखना है कि अगर ग्रेजुएशन में मार्क्स या परसेंटेज आपके 80 एंड अबव है तो आपको आसानी से 15 मार्क्स मिल जाते हैं। 60% वाले स्टूडेंट, 60 या 60 से कम जिनका स्कोर है, उनको 13 मार्क्स मिलते हैं, और जिनका स्कोर 55 या उससे कम है उनके जो मार्क्स होंगे 5 होंगे। तो जितना ग्रेजुएशन आपका अच्छा होगा, जितने स्कोर्स आपके अच्छे होंगे आपके ग्रेजुएशन में, उतने अच्छे वेटेज आपको मिलेगा। सो सपोज आपको 15 जो है आपके मार्क्स आराम से आपको मिल रहे हैं
आपकी ग्रेजुएशन में, क्योंकि आपका परसेंटेज 80 एंड अबव था। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं जिसमें आपका MA, MCOM या MSc आ जाता है, या ऐसे सारे ही कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आते हैं, अगर यहाँ पे आपका मार्क्स 80% या उसके अबव है तो आपको आसानी से 25 मार्क्स मिल जाते हैं। सो सपोज़ आपको 25 यहाँ भी मिल जाते हैं और स्टूडेंट जो है वो 80 एंड अबव है। मैं एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ले रही हूँ जहाँ पे एक स्टूडेंट हम सपोज कर रहे हैं जिसके 80% मार्क, 80% ग्रेजुएशन में भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसी तरह से 60% या उससे कम वाले के स्कोर अगर रहे तो उसे हम क्या करते हैं, 23 के मार्क्स देंगे। 55 या उससे कम के लिए जो होगा 55 या उससे कम के लिए होगा 20 मार्क्स। और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी को भी कंसीडर किया गया है, जो OBC, ST एंड SC कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 50 का, हम ये कह सकते हैं कि उनको 5% का और जो है हम स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करती हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड क्राइटेरिया है MPhil का, PhD का, नेट विद JRF, नेट एंड रिसर्च पब्लिकेशन। अब हम बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके। मास्टर्स आप, अब ग्रेजुएशन आपकी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने MPhil भी किया हुआ होता है। MPhil को भी कंसीडर किया जाता है API में, और यहाँ पर अगर आपने MPhil किया हुआ है तो आपके 7 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप PhD में एनरोल्ड है और आपकी PhD कंप्लीट है तो बहुत बड़ा वेटेज 30 मार्क्स के साथ यहाँ दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप इस पर्टिकुलर दौड़ में है, तो वो एस्पिरेंट्स या वो कैंडिडेट्स जिनके पास PhD है उनका वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेट एंड विद JRF एंड नेट। सो बेसिकली जिनके JRF कंप्लीट हुआ है तो उनको 7 मार्क्स, जिनका नेट क्वालिफाई है उनको 5 मार्क्स, और जिनकी रिसर्च पब्लिकेशंस हुई। अब रिसर्च पब्लिकेशंस क्या होता है, बेसिकली आपने UGC लिस्टेड जर्नल्स में अपनी रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करवाया है और वो जो है अप्रूव्ड है पीयर रिव्यू के थ्रू, तो उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसे आप API का पार्ट बना लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 10 मार्क्स मैक्सिमम है। ये डिपेंड करता है कितने पब्लिकेशंस में और कितने रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश करवाए हैं। इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस को भी काउंट किया जाता है, टीचिंग एक्सपीरियंस को भी काउंट किया जाता है। पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपकी PhD कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद आप और भी रिसर्च कर रहे हैं अपने ही सब्जेक्ट में या कुछ नया ले रहे हैं, तो उसे हम पोस्ट डॉक्टोरल प्रोसेस कहते हैं या पोस्ट डॉक्टरेट कहते हैं। तो अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट हैं या आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है कॉलेजेस में, तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच ईयर। हर साल के लिए, 1 साल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और मैक्सिमम जो है वो 10 का काउंट है, यानी मिनिमम मैक्सिमम आपसे एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होगा, मैक्सिमम 5 सालों का एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और 2 पॉइंट्स है जिसे मैं ऐड करूंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवार्ड्स भी की भी कैटेगरी है। व्हाट इफ़ यू हैव अचीव समथिंग नेशनली और इंटरनेशनली और इवन ऑन स्टेट लेवल। सो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपने काम किया है और कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा एक्सेप्शनल किया है जिससे आपको रिकग्नाइज़ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, वहाँ भी आप स्कोर करते हैं 3 का। सो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के लिए 3 मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं और स्टेट लेवल के लिए 2 मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। सो ओवरऑल अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो इसका वेटेज होता है 100, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके पास मिनिमम जो हो वो 60 मार्क्स हो। तो अगर आपके पास 60 मार्क्स हैं या आप इन पैरामीटर्स में 60 तक टच कर पाते हैं तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू गो फॉर एन इंटरव्यू और इवन टू
crack that particular vacancy and you can become a full time assistant professor. And of course ये कोई भी हम ये एक permanent position होगी, इसमें जो है आपको कमीशन के हिसाब से फुल पेमेंट दी जाएगी. तो ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, it's very important for you to understand to become an assistant professor. and of course एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि ये पैरामीटर्स, ये इसका जो वेटेज है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज डिफ़र कर सकता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जब भी कोई भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करते हैं, कोई परमानेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का API ज़रूर नोट करें और उसके बाद आप अप्लाई करें. और अगर आपका कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं यू आर into graduation, post graduation, you are preparing for NET, you are working on your PhD, but still if you feel that somewhere something is missed, you have to work on it, so this way you will be able to give your resume a holistic approach in the academia. So overall अगर हम बात करें, API का सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि आपको एक ऐसा कैंडिडेट बनाए जो रिसर्च के साथ साथ एकेडमिक्स के साथ साथ उसका सोशल इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा. सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन एंड आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा. मैं बहुत सारे ऐसे ही नए टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी आपके साथ फ्यूचर में. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ. Thank you.